नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं और निश्चित ही ये प्रश्न आपके लिए आने वाली आपकी जो टैट एग्जाम है जिसके तैयारी में आप लगे हुए हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्थानीय जैव विविधता को क्या कहते हैं। तो देखिए, स्थानीय स्तर पर जो जैव विविधता होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। 4 विविधताएं यहाँ पर दे रखी हैं, जैसे गामा जैव विविधता, बीटा, अल्फा या फिर एक्स जैव विविधता। तो देखिए, जो जैव विविधता होती है उसको अलग अलग प्रकारों में बांट दिया गया है, जिसे हम स्थानीय या क्षेत्रीय या फिर वैश्विक स्तर, ऐसे 3 प्रकार उसमें बांटे गए हैं। तो यदि हम बात कर रहे हैं स्थानीय स्तर की, यानी कि अपने जो स्थानीय स्तर की, तो वो जो जैव विविधता होती है वो कहलाती है अल्फा जैव विविधता, और इसे अल्फा जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। विकल्प सी यहाँ पर होगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? विलुप्त जाति है, दुर्लभ जाति है, संकटग्रस्त जाति है या फिर सुभेग जाति है। तो यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये एक प्रकार की संकटग्रस्त जाति है, जो कि एक पक्षी की प्रजाति है, एक पक्षी है। तो यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा इसके लिए सही उत्तर। आगे देखें अगले प्रश्न को, विद्यालय परिसर में छात्रों को खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है। देखिए, विद्यालय परिसर में छात्रों को खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है, क्योंकि इससे छात्र को अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, या फिर बी है ऐसे छात्रों में स्वस्थ संवेगों का विकास होगा, सी है छात्रों को शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, खेलों के माध्यम से सृजनात्मकता के साथ साथ स्वस्थ संवेग और शारीरिक विकास ये सब होते हैं। तो यहाँ पर विकल्प डी जो होगा वो इसके लिए उत्तर बनेगा, जिसमें तीनों विकल्प ही सही होंगे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, रुचि के पास एक पालतू गाय है, उसके अध्यापक ने गाय को स्तनधारी जंतु बताया है क्योंकि यह अंडा देती है या बच्चा देती है, उसके शरीर पर अस्थियां उपस्थियों का कंकाल होता है, और डी है इसके शरीर पर अस्थि या उपस्थियों का कंकाल नहीं होता है। तो देखिए, यदि हम बात करें एक स्तनधारी जंतु की, तो स्तनधारी जंतु जो होते हैं उनकी एक मुख्य विशेषता होती है कि ये जो जंतु होते हैं ये पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर गाय को स्तनधारी बताया है, तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है हमारा यह बच्चा देती है। तो देखिए, अब अस्थि उपास्थि की बात करें तो कुछ जीव ऐसे हैं जो स्तनधारी नहीं होते हैं, उनके शरीर में भी कुछ अस्थि उपास्थि हो सकती है। तो यहाँ पर हम अंतर देखेंगे इनके बच्चे देने के आधार पर। पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देती है, और बाकी जो है जैसे पक्षी हैं वो अंडा देते हैं, तो वो स्तनी में नहीं आते हैं, है ना। आगे बात करें, एक अच्छे शिक्षक को खेलकूद में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे उसे छात्रों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है, और बी है इससे उसे खेलने का अवसर मिलता है, सी है इससे उसे मनोरंजन का अवसर मिलता है, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, जब शिक्षक छात्रों के साथ खेलकूद में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर शिक्षक को छात्रों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है, जहाँ पर वो बच्चों को अच्छी तरह से और भी समझ सकते हैं, बच्चे भी अपने शिक्षक को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ऐसा अवसर यहाँ पर खेलकूद के माध्यम से शिक्षक को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर बात करें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है, और डी विकल्प होगा यहाँ पर सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, परिवारों के टूटने के फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली जो प्रतिक्रिया हैं वो किस प्रकार की हो सकती है। बच्चों का अंतर्मुखी होना, बच्चों में विद्रोह पनपना, सी है बच्चों का कुंठित होना, और डी है ये सभी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा डी, ये सभी। जब एक परिवार टूटता है तो निश्चित रूप से बच्चों अंतर्मुखी भी हो सकते हैं, विद्रोह भी पनप सकता है, या फिर बच्चे कुंठित भी हो सकते हैं। डी विकल्प होगा यहाँ पर सही उत्तर। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है। तो यहाँ पर भारत की प्रचुरता
या जैव विविधता के लिए सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी कारक होगा वो भौगोलिक दशाएं, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक। तो यहाँ पर भौगोलिक दशाएं जो होती है वो जिम्मेदार होती है प्रचुर जैव विविधता के लिए। विकल्प ए यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बात करें अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर है पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्क्विंजर, ओमनिवरस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसे जंतु जो होते हैं जो अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करते हैं, ऐसे प्राणियों को हम स्क्वेंजर के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेष से जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल क्या कहलाते हैं। तो देखिए जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को हम क्या कहते हैं, शीत स्थल, तप्त स्थल, हरित स्थल या फिर लाल स्थल। तो इन्हें हम हॉट स्पॉट के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम तप्त स्थल कहते हैं। विकल्प बी यहाँ पर होगा इसके लिए सही उत्तर। आगे देखें एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है। तो देखिए जब एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में किसी स्तर पर मिल रही होती हैं तो वो खाद्य चक्र, खाद्य जाल, खाद्य संगम, खाद्य वृक्ष, तो वो यहाँ पर निर्माण करती हैं खाद्य जाल का। और विकल्प भी होगा यहाँ पर इसके लिए उत्तर। आगे बात करें वृक्षों के तने या शाखाओं से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती है। मूसला जड़, झकड़ा जड़, अवस्तंभ जड़, श्वसन जड़। तो यहाँ पर हम कहते हैं वृक्षों के तने या शाखाओं से निकली हुई जो जड़ें होती है वो जानी जाती है अवस्तंभ जड़ों के नाम से। विकल्प सी होगा यहाँ पर उत्तर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होता है। तो यहाँ पर है अपघटक, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर द्वितीयक उपभोक्ता। तो हम बात कर रहे हैं खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर। तो देखिए अंतिम सिरे पर, शीर्ष पर जो होता है वो हमारा तृतीयक उपभोक्ता होता है। और वो जब मरता है तो उसे कौन खाता है, तो उसे खाता है अपघटक। तो अंतिम सिरे पर हो जाएगा यहाँ पर अपघटक। विकल्प ए यहाँ पर उत्तर होगा। कैक्टस जैसे पौधे महत्वपूर्ण होते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र के लिए, रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र के लिए या फिर घास भूमि के लिए, सवाना के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कैक्टस जैसे पौधे जो होते हैं ये रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ पर भी विकल्प होगा इसमें सही उत्तर। चलिए आगे बात करते हैं लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। नदी, प्रवाल भित्ति, बांध या फिर डी है तालाब। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण होगा वो होगा प्रवाल भित्ति, क्योंकि लवणीय जल हम देखते हैं ये पाया जाता है कहाँ पर, समुद्र में। और समुद्र में ही प्रवाल भित्ति जो होती है वो भी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा उत्तर। आगे बात करें जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है। तो जब हम जीव और उसके पर्यावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम जीवन विज्ञान, जैव भूगोल, भौतिकी, पारिस्थितिकी, तो इसे हम जानते हैं पारिस्थितिकी के नाम से। और विकल्प डी होगा यहाँ पर सही उत्तर। आगे देखिए आगे बात करते हैं हमारे आस पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना होती है, किस प्रकार की यहाँ पर इनकी संरचना होगी। तो यहाँ पर इनकी जड़ें नहीं होती, इनका तना लंबा, खोखला, हल्का होता है। सी है इनकी पत्तियाँ चौड़ी छोटी होती है। डी है इनके तने ठोस व पतले होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस के तालाबों में स्थित जो पौधों की संरचनाएं होती हैं उनका जो तना होता है वो लंबा होता है, खोखला होता है, हल्का होता है। और ये जो लंबा तना, खोखला होना, ये उनके लिए जलीय पौधे के लिए एक अनुकूलन होता है, जिसकी मदद से पौधे जो होते हैं जल में तैरते रहते हैं। तो बी विकल्प होगा यहाँ पर उत्तर। आगे बात करें प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हमें देखना है जिसमें खेत, बांध, झील, पार्क है। तो देखिए नेचुरली रूप से पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो झील होगी ये प्राकृतिक रूप से पारिस्थितिक तंत्र का यहाँ पर उदाहरण होगा। और बाकी अन्य जो हैं वो एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण के अंदर शामिल होते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न की यहाँ पर परिवार की इकाई होता है। परिवार की इकाई आखिर कौन होता है, पिता, माता, प्रत्येक व्यक्ति या फिर भाई बहन। तो परिवार की इकाई के अंतर्गत ये सभी शामिल होते हैं, यानी कि हर व्यक्ति से मिलकर परिवार बनता है और हर व्यक्ति ही परिवार की इकाई होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमें देखना है
स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण, और जिसके अंतर्गत यहाँ पर समुद्री तट, खाड़ी, एस्चुरी, तालाब। तो यहाँ पर स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आ जाएगा तालाब। विकल्प डी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? तो जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ हेतु किसे बनाया गया है? ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट रिलीफ फंड, या फिर ग्रीन बैंक, या वर्ल्ड ग्रीन बैंक। तो यहाँ पर देखिए, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देश की सहायतार्थ के लिए बनाया गया है ग्रीन क्लाइमेट फंड, और जिसे विकल्प ए के रूप में हम यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट क्षेत्र यहाँ पर कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, या फिर पूर्वी घाट और फिर है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट 2 बार उत्तर के रूप में आ गया, तो एक ही विकल्प होगा यहाँ पर डी। समझ लीजिए कि इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर पूर्वी घाट जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण पूछा गया है। यहाँ पर प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत, या फिर नदी। तो देखिए 3 ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक हैं और एक यहाँ पर कृत्रिम है। तो खेत पारिस्थितिक तंत्र जो होगा ये यहाँ पर कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होगा, क्योंकि फसल किसान बोता है, तो ये एक यहाँ पर कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? जलवायु संबंधी कारक, धरातली कारक, जैविक कारक, मृदा कारक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जलवायु संबंधी जो कारक होते हैं ये पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक एवं उपभोक्ताओं की संख्याओं को निश्चित करते हैं। तो विकल्प ए यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बात करते हैं, जैव भार में कौन सम्मिलित है? तो जैव भार में कौन सम्मिलित होगा? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या फिर समस्त जीव। तो यहाँ पर जैव भार जो पिरामिड्स होते हैं उनमें समस्त जीवों का भार सम्मिलित होता है, तो यहाँ पर डी होगा, समस्त जीव। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो देखिए, जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित मतलब नष्ट होने वाला, टूटने वाला पदार्थ यहाँ पर होगा। तो सूखी घास पत्ते हैं, पॉलीथीन बैग, रबर है, प्लास्टिक की बोतल है। तो हम कह सकते हैं कि सूखे घास पत्ते जो होते हैं वो एक जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ हैं। बाकी अन्य तीनों जो हैं ये प्लास्टिक मटेरियल्स हैं जो कि अपघटित नहीं होते हैं। जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या होता है? कीटनाशक का उपयोग, उर्वरक का उपयोग, कीटनाशक का उपयोग, या फिर डी है इनमें से सभी। तो देखिए, जैव आवर्धन का मतलब होता है जो हम कीटनाशक वगैरह दवाइयाँ प्रयोग लाते हैं और ये जब हमारे खाद्य श्रृंखला में पहुंच जाते हैं और भोजन के रूप में हमारे शरीर के अंदर भी पहुंच जाते हैं, तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये पदार्थ वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इनकी मात्रा बढ़ती रहती है, इसी को हम जैव आवर्धन कहते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार होगी ये सभी चीज़ें, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे देखें। एक क्वेश्चन हमारा 28 नंबर का मिसप्रिंट है, उसके बदले में हम आपको दूसरा प्रश्न उपलब्ध करवाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर विभिन्न मानव गतिविधियों के द्वारा पर्यावरण का देहांत हो रहा है, पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो रहा है, स्वपोषी समाप्त हो रहे हैं, या फिर अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ रही है। तो देखिए, यदि हम बात करें मानवीय गतिविधियों के द्वारा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो असंतुलित हो रहा है। विकल्प बी होगा इसमें उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, पेड़ के प्ररोतंत्र के संबंध में कौन सा यहाँ पर विकल्प जो है वो असत्य है? तो यहाँ पर हमें देखना है असत्य विकल्प को, और असत्य विकल्प कौन सा होगा? प्ररोत सदा ऊपर की ओर बढ़ता है, बी है इसमें फूल, फल फूल व पत्तियाँ आती हैं, इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं है, डी या पौधे से बाहर निकला हुआ भाग होता है। और यहाँ पर हम बात करें तो इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं है, ये विकल्प यहाँ पर असत्य होगा, क्योंकि प्ररोतंत्र जो होता है वो एक कंप्लीट तना ही होता है और उसमें पत्ती, शाखाएं, तना सभी चीज़ें उसमें शामिल होती है। तो ये यहाँ पर गलत दे रखा है, सी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है। तो देखिए, परिवार की परिकल्पना के पीछे जो आधारभूत तथ्य है वो क्या है? मानव का सामाजिक प्राणी होना, या फिर है मानव का अकेला होना, मानव
कार्य करने में परेशानी होना। डी है उत्तरदायित्व के निर्वाह की भावना। तो परिवार की परिकल्पना के पीछे यदि हम देखें तो मानव का सामाजिक प्राणी होना तथ्य शामिल होगा और विकल्प ए यहाँ पर उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।